एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके रीट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। सो जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ पर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को देखिएगा। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा जितनी भी डिटेल चीजें होती हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि आप क्वेश्चन के थ्रू अपनी तैयारी को देख सकें और आपका रिविजन भी बहुत अच्छे से हो सके। सो सेशन को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है एंड कुछ क्वेश्चन आपको न्यू भी लग सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सो जरूर चेकआउट करिएगा। अदर वीडियोस के लिए भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट। ठीक है, तो अब हम अपने सेशन को फाइनली स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा हर प्रश्न को। ठीक है, एंड मार्क्स मुझे जरूर बताइएगा कि आप यहाँ कितना स्कोर कर रहे हैं। ओके, चलिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का आता है, इन ड्रामेटिक स्ट्रक्चर क्लाइमैक्स इज। आपसे ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में क्लाइमैक्स पूछ रहा है कि क्लाइमैक्स क्या होता है। आपका ये जो क्वेश्चन है ये लिटरेरी टर्म्स से पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं फटाफट से। फर्स्ट है इवेंट्स दैट सेट अप द प्लॉट एंड लीड टू द क्लाइमैक्स। सेकेंड है the end material in which events are brought to a close, the setup of the story background, the turning point of the story। so climax क्या होता है? देखो क्लाइमैक्स का यहाँ आंसर जो हमारा फाइनल बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। एक ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में जब आप ड्रामा को प्रेजेंट करते हो तो वहां पे कुछ स्ट्रक्चर होता है, कुछ वहां पे स्टेप्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा यहाँ से जो है हमारा एक्सपोजिशन शुरू होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन क्या होता है? किसी भी ड्रामा का इंट्रोडक्शन होता है। जब आप कोई चीज इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड है ना और जो ये सेटअप है ये आपका किससे रिलेटेड है? एक्सपोजिशन से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ऐसे करके। फिर आता है आपका राइजिंग एक्शन। क्या आता है? राइजिंग एक्शन आता है। ये जो राइजिंग एक्शन है ये है आपका ए वाला ऑप्शन। ठीक है, जो इवेंट प्लॉट जो सेटअप करते हैं प्लॉट को, स्टोरी को, और जो क्लाइमैक्स की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ से एक्सपोजिशन से राइजिंग एक्शन आया। राइजिंग एक्शन से जो ये पॉइंट आपको ऊपर दिखता है ये हमारा क्या होता है? ये होता है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स क्या है? एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जहां से स्टोरी में कहीं ना कहीं बदलाव आता है। जैसे कहते हैं ना भाई, मूवी में क्लाइमैक्स आ जाता है कि भाई अब इसके बाद बदलाव आ गया, एकदम से जो स्टोरी चल रही थी उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ गया, तो वो एक तरीके का क्लाइमैक्स है। ठीक है, इतना आप समझो। उसके बाद क्लाइमैक्स से नीचे आता है, फिर आता है आपका फॉलिंग एक्शन। क्या आता है? फॉलिंग एक्शन, यानी कि अब आपकी जो स्टोरी है वो एंड की तरफ जा रही है। फॉलिंग एक्शन के बाद सबसे लास्ट में हमारा जो ऑप्शन जो आता है वो आता है एंड ऑफ द स्टोरी। किसी भी चीज का एंड, जिसे हम डेनुमा कहते हैं। ठीक है, डेनुमा हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसका थोड़ा सा जो है इसका प्रोनाउंसिएशन और जो स्पेलिंग है, ठीक है, डेनुमेंट MENT करके है। देख लेना स्पेलिंग गाइस, आई थिंक स्पेलिंग ठीक नहीं है तो मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा डेनुमेंट की स्पेलिंग, लेकिन डेनुमा उसको हिंदी में हम कहते हैं। जो एंड होता है, जो हमारा रिजल्ट को दिखाता है वो होता है डेनुमा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बना? हमारा क्लाइमैक्स बना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोनेट ओरिजिनेटेड इन डैश इन द डैश सेंचुरी। सोनेट कहाँ ओरिजिनेट हुआ था और कब हुआ था वो आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। सोनेट ओरिजिनेटेड इन इटली। ठीक है, इटली में हुआ और कब हुआ? 30th सेंचुरी में हुआ, 13वीं शताब्दी में। सोनेट की अगर मैं एटिमोलॉजी की बात करूं कि ये जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, तो ये याद रखना है कि जो सोनेट है वो आपका इटालियन वर्ड है। ठीक है, इटालियन वर्ड क्या नाम है उस वर्ड का? सोनेटो। ठीक है, सोनेटो से आया है जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग। ठीक है, लिटिल सॉन्ग। इसके अलावा सोनेट के बारे में 14 लाइन की पोएम होती है और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। ये तो आप सभी को जो है याद हो गया होगा। ठीक है, पेंटामीटर में लिखा जाता है और क्या है भाई, स्ट्रिक्ट इसकी राइम स्कीम होती है, वो सब आपको याद रखना है। बहुत सारे टाइप के सोनेट है। सबसे पुराना सोनेट इटालियन है। ठीक है, जिसको हम क्लासिकल या जिसको हम पेट्रार्कन कहते हैं, तो इसीलिए आप जो ओरिजिनेशन है सोनेट का वो इटली से हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन आता है, द सिंपलेस्ट एंड द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोज फिक्शन इज दी।
आपसे पूछा गया है कि जो सबसे आसान, सरलतम और सबसे पुराना जो प्रोज है, प्रोज का मतलब होता है हमारा गद्य, जैसे हिंदी में गद्य कहते हैं, इंग्लिश में उसे प्रोज कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट? सोनेट होगा, ड्रामा होगा, एलिजी होगा, या फिर शॉर्ट स्टोरी होगा। तो करेक्ट आंसर इसका हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो स्टोरी होती है, जो जिसको टेल भी कह सकते हैं कई बार, तो टेल या स्टोरी जो है वो सबसे सिंपल और सबसे पुराना फॉर्म है प्रोज का। ठीक है, ये याद रखना है। और इसका और क्या हो सकता है, इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, या जो जो इसका अरेंजमेंट होता है, वो बहुत कम वर्ड्स में होता है, बहुत कम शब्द होते हैं, लगभग 15,000 या समथिंग 15 से 20,000 से ज्यादा वर्ड्स यहाँ पे नहीं होते हैं। ठीक है, और जो कैरेक्टर्स है वो कम है, इसका ड्यूरेशन कम होता है, आप 1 से 1.5 घंटे में बैठ के शॉर्ट स्टोरी को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो याद रखना है। सोनेट का मैंने आपको बता ही दिया, अभी डिस्कस हम कर चुके हैं। ड्रामा आपको बताना है, ड्रैन वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड है ड्रैन, जिसका मतलब होता है टू एक्ट और टू डू। ठीक है, ड्रामा के बारे में भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। एलिजी से आपका एक वर्ड याद रखना है, लेमेंट। सैड पोएम होती है, लेमेंटेशन वाली पोएम है, या फिर जो किसी ना किसी डेथ को दिखाए, डेथ पर गाई जाने वाली जो शोक कविता है वो एलिजी होती है। ठीक है, ये सब बेसिक बातें आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन हु राइट्स ड्रामा फॉर स्टेज डायरेक्शंस इज नोन एज अ। ऐसा पर्सन जो लिखता है ड्रामा को, वो क्या कहलाएगा? ड्रामेटिस्ट कहलाएगा, एंटागनिस्ट कहलाएगा, प्रोटैगनिस्ट कहलाएगा, या फिर इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सोच लीजिए थोड़ा सा। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। जो ड्रामा लिखता है उसे क्या कहा जाता है? प्ले राइट कहा जाता है, जिसमें से राइट की स्पेलिंग इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ड्रामेटिस्ट। जो पर्सन प्ले लिखता है उसे प्ले राइट या ड्रामेटिस्ट दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो 2 वर्ड और है ये याद रखना। प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? जो मेन कैरेक्टर होता है, स्टोरी का मेन कैरेक्टर जो है वो प्रोटैगनिस्ट है। वो हीरो भी हो सकता है, जरूरी नहीं हीरो हो हमेशा, कोई भी मेन कैरेक्टर, मुख्य किरदार किसी कहानी का, प्रोटैगनिस्ट। एंटेगनिस्ट क्या होता है? जो मेन कैरेक्टर से जिसको कंफ्लिक्ट हो, है ना, जैसे कि विलेन हो गया, वो एंटेगनिस्ट है जो उसके विरोध में होता है या जिनके बीच कंफ्लिक्ट हो। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। In which type of evaluation we check the previous knowledge of the student? हम बच्चे की previous knowledge को check कौन से evaluation के अंदर करते हैं? Formative, placement, summative या फिर diagnostic? थोड़ा सा सोचिएगा। evaluation के type से question है, आपका पूरा का पूरा एक evaluation टॉपिक मेंशन किया गया है सिलेबस के अंदर। सो करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा यहाँ बनेगा ऑप्शन नंबर बी। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कौन सा इवैल्यूएशन होता है? जैसे कि एक बच्चा है, उसको एडमिशन लेने के लिए, एडमिशन लेने से पहले जो एक आप उसका टेस्ट ले लेते हो ना, कि भाई इसको कितना आता है, जो आप टेस्ट लेते हो यहाँ पर एडमिशन के टाइम पे, जो बच्चे का एक टेस्ट होता है प्री टेस्ट, उसके बाद आप इवैल्यूएट कर देते हो कि वो उसको कितना पुराना ज्ञान है भी या नहीं। ठीक है, अगर मान लो बच्चा है वो आया है 5th क्लास में एडमिशन लेने के लिए, तो आप देखेंगे कि उसको 3rd 4th का कुछ आता है कि नहीं आता है। तो इस तरह का प्लेसमेंट, इस तरह का इवैल्यूएशन क्या कहलाता है? अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है, ये याद रखना। फॉर्मेटिव आपको पता है, आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो आप फॉर्मेटिव टेस्ट लेते हो बहुत सारे डिफरेंट टूल्स के द्वारा। समेटिव आपको मालूम है, एट द एंड आप जो करते हैं, एट द एंड जब आप कोई चीज को जज कर रहे हैं, आप कोई चीज अटेनमेंट को देख रहे हैं, बच्चे ने कितना सीखा। ठीक है, कितना सीखा मतलब कि अटेन कितना किया, अचीवमेंट क्या है, जजमेंट, वैल्यू जजमेंट जब हम कर देते हैं वो हमारा समेटिव होता है। जैसे कि आप यहाँ पे जो एग्जाम्स लेते हो एट द एंड, ठीक है, essay 1 essay 2 आपका समेटिव है। डायग्नोस्टिक आपको पता ही है, जहाँ पे आप निदान कर रहे हैं कि भाई उसको क्या कमी है, ठीक है, समस्या के कारणों का पता लगाते हैं, तो डायग्नोस्टिक में आया। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इसका हमारा क्या बना? ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस आइटम इज अ टाइप ऑफ। अब आपसे पूछा गया जो मल्टीपल चॉइस आइटम जो टेस्ट होता है वो किस टाइप का टेस्ट है? रिकॉग्निशन टाइप, सप्लाई टाइप, रिकॉल टाइप या फिर ओरल टाइप टेस्ट। सो आपसे पूछा गया जो हम एमसीक्यूज करते हैं, जैसे कि आप अभी कर रहे हैं, तो ये ओरल तो बिल्कुल नहीं हुआ है ना, आप यहाँ पे ओरली कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बचे 3 ऑप्शन,
जो राइट आंसर बनेगा इसका वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आप मल्टीपल चॉइस में क्या कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अब यही क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे क्या किया, चार ऑप्शन में ए बी सी डी दिए हुए हैं, आपको सिर्फ पहचानना है कि भाई ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या डी होगा। आपको आंसर दिया हुआ है लेकिन आपको पहचान करनी है सही उत्तर की। तो आप क्या करते हो, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप सही उत्तर की पहचान पर फोकस कर रहे हो। सप्लाई टाइप क्वेश्चन कौन से हैं, जब आप कोई, जैसे कि फिलअप वाले क्वेश्चन है, फिलअप वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो सप्लाई टाइप होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि भारत की राजधानी, अब मैं बोलूं भारत की राजधानी डैश है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप पूर्ति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं, तो पूर्ति वाला हो गया ये। रिकॉल टाइप क्या होता है, जहां पे आप याद कर रहे हैं कोई अपना मेमोरी में, आपने जो सोचा है आप उसको याद कर रहे हो। तो जैसे कि आप एस्से टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, एस्से टाइप जो है वो आपका क्या है, रिकॉल टाइप है। जो आप लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं वो आपका रिकॉल टाइप है। तो ये आपको याद रखना है गाइस, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ ए आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट आता है, व्हेन द टीचर असेस द एक्सप्लेनेशन एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स देन इट इज। अगर टीचर बच्चे का जो व्याख्या वाली क्षमता है, यानी कि व्याख्यात्मक जो कौशल है उसको जांचना चाहती है, तो वो क्या इवैल्यूएशन करेगी, ऑब्जेक्टिव, डायग्नोस्टिक, सब्जेक्टिव या फिर सभी। तो देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन एबिलिटी कहाँ पे चेक हो पाएगी, ऑब्जेक्टिव में होगी तो ऑब्जेक्टिव में नहीं हो पाती है, ठीक है, डायग्नोस्टिक में भी नहीं होगी। यहाँ पे करेक्ट आंसर बना सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन जहां पे बच्चा लॉन्ग क्वेश्चन कर रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन कर रहा है, तो वहां पर वो एक्सप्लेन ज्यादा कर लेता है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। तो सी विल बी राइट आंसर। ओके, अगला देखते हैं। नेक्स्ट आता है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेंटेंस। अब यहाँ पे ये जो है आपको इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है, क्या होगा, दिया हुआ है कि फेट फ्रॉन्ट ऑन हिज एंडेवर्स। क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट वाला, ठीक है, फेट फ्रॉन्ट ऑन हिज एंडेवर्स। सिमिली होगा, मेटाफर होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा या एसोनेंस होगा। सो थोड़ा सा सोचिएगा। यहाँ पर देखो क्या है, सिमिली की बात हम नहीं कर रहे हैं। सिमिली कब होता है, जब हमारा लाइक और एज का यूज हम करें, है ना, लाइक एज की यूज करके जब हम कंपेयर करते हैं बिटवीन टू थिंग्स, वो आपका सिमिली है। मेटाफर में भी आप क्या है कि जिसका आप कंपैरिजन कर रहे हो आप वो चीज बोल देते हो, तो यहाँ ऐसा कुछ मेटाफर का सीन नहीं है, ठीक है। एसोनेंस क्या होता है, जहाँ पे हमारे वॉवल्स की क्या हो रही है, ध्वनियों की जो एक साम्यता है वो होता है ध्वनि साम्य, एसोनेंस कहलाता है, जहाँ पे वॉवल्स जो है उनके साउंड रिपीट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बना यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फेट को पर्सोनिफाई कर रहे हो, ठीक है। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। अब यहाँ पे आपको बताना है एलिट्रेशन का एग्जाम्पल, ठीक है। तो फटाफट से देखिएगा, चारों ऑप्शन आसान है। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे आपका अनुप्रास अलंकार हो और आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, जैसे हम टंग ट्विस्टर्स में यूज करते हैं। आपके जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं उसकी रिपीटिशन होती है। तो देख लो कहाँ पर है, तो मुझे तो दिख गया है कि भाई हमारे जो फर्स्ट ऑप्शन है, मोल्डिंग वेयर मेमोरी फाउंड मॉडर्नर कीप्स, तो यहाँ पे एम 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 की रिपीटिशन मुझे नजर आ रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीलिंगुअल प्रैक्टिस इन क्लासरूम। ये क्वेश्चन आपका रोल ऑफ होम लैंग्वेज से आया हुआ है। मल्टीलिंगुअल जो प्रैक्टिस होती है उसमें से क्या शामिल होगा, कोड स्विचिंग होता है, कोड मिक्सिंग होता है, ट्रांस लैंग्वेजिंग होता है, या ये सभी होगा। तो देखो, मल्टीलिंगुअल अप्रोच का मतलब है कि जब आप मल्टीलिंगुअल को एज अ रिसोर्स आप अपनी टीचिंग में यूज कर रहे हैं, वहां पर हम कुछ स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को, तो उसमें हमारी ये तीनों चीजें शामिल होती है। याद रखिएगा, नाम आपको याद रखना है, कोड स्विचिंग याद रखना है। कोड स्विचिंग जो होता है उसका मतलब ये होता है कि जब आप बात कर रहे हैं, जैसे दो पर्सन बात कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हो लैंग्वेज को, ठीक है। लैंग्वेज आप क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो आप यहाँ इंग्लिश में बात कर रहे थे, आप इंग्लिश में बात करते करते आपने हिंदी में बात करना स्टार्ट कर दिया, या ये पर्सन जो है बात कर रहा था, इसको एक और भाषा आती थी, ये दूसरे आपसे हिंदी बात करते करते इंग्लिश में बात करने लगे। यानी कि बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज को चेंज करते हैं वाइल इंटरेक्शन या वाइल कम्युनिकेशन, ठीक है।
कोड मिक्सिंग का मतलब है कि जब आप वर्ड्स का यूज कर रहे हो, ठीक है, सेम ही है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये होता है कि कोड मिक्सिंग में हम लोग क्या करते हैं कि एक वर्ड या फ्रेज का हम एक भाषा से दूसरी भाषा में यूज करते हैं। जैसे मान लो मैं अगर चेयर का यूज कर रही हूँ तो चेयर को हिंदी में क्या बोलेंगे, अब मैं उसको हिंदी में बोल दूंगी, ठीक है, तो वो आपका कोड मिक्सिंग है। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। कोड स्विचिंग मतलब लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, कोड मिक्सिंग में आपके वर्ड्स एंड फ्रेजेस आ जाते हैं जब आप दूसरी भाषा में यूज करते हो, जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। ट्रांस लैंग्वेजिंग भी वही है, जब आप एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं लैंग्वेज को। तो ये तीनों ही जो है वो स्ट्रेटेजी है मल्टीलिंग्विज्म की, ये याद रखना है, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द वर्ड काइंड। अब काइंड जो वर्ड है इसमें आपको बताना है करेक्ट फोनेटिक सिंबल क्या होगा, ठीक है। तो फटाफट से देखिएगा क्या होना चाहिए। सो देखो, अगर आपको इसका हिंदी पता है, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है, तो आप वर्ड्स को समझ करके आंसर आराम से लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आंसर की बात करते हैं। काइंड पूछा गया है, तो आपका काइंड में आ और ई की ध्वनि कहीं ना कहीं आ रही है, तो यहाँ पर सही जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये वाला जो होता है ये आपका आ और ई के लिए होता है। जैसे कि मैं बोलूं काइट, काइट, या मैं बोलूं बाइट, या मैं बोलूं काइंड, ठीक है। ये वाला जो सेकंड वाला है ये भी एक डिप्थोंग है, ये चारों डिप्थोंग है, ठीक है। ये होता है और यू करके, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं होम, ठीक है, या फिर मैं बोलूं नोज, तो ये तब हम यूज करते हैं ओ और यू करके, ठीक है, ऊ करके मतलब। तीसरा है ये ए और यू करके, ये यू का सिंबल है, ये ए है, तो ये आ और ऊ हो जाएगा, आ और ऊ, आओ। जैसे मैं बोलूं हाउ या मैं बोलूं नाउ, ठीक है। और जो डी वाला है ई और आई करके, तो ये ए और ई के लिए बनता है, ठीक है, ये ए के लिए और आई ई के लिए बनता है, छोटी, तो ये बनेगा आपका प्रे, ठीक है, ए और ई प्रे, या फिर मैं बोलूं एट। तो इस तरह से आपको ये याद रखने हैं, ये सारे डिप्थोंग है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए हमारा क्या था, ऑप्शन नंबर ए था, काइंड, यानी कि आ और ई की ध्वनि आ रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। आपको बताना है जो सीएलटी के कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है, ठीक है, नॉट बताना है। फंक्शनल एस्पेक्ट एम्फसाइज किया जाता है, तो ये बिल्कुल हमारा सही आंसर है। हम बच्चे के फंक्शनल एस्पेक्ट यानी कि आपका जो लिंग्विस्टिक या कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी है या जो यूज है उस पर हम फोकस करते हैं। हम मीनिंग पे कहीं ना कहीं फोकस यहाँ करते हैं, एक्स्ट्रा याद रखना। सेटिंग द कम्युनिकेटिव कॉन्टेक्स्ट टू द लेसन, क्या हम लेसन में कम्युनिकेटिव कॉन्टेक्स्ट को सेट करते हैं, यानी कि आप जो है संप्रेषण संदर्भ को दिखाते हो, कभी भी संदर्भ की बात हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वर्ड फॉर्मेशन और ड्रिलिंग की बात हम करते हैं, तो देखो यहाँ पे सी वाला जो है ये हम इतना नहीं करते हैं, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी एक अच्छी एक्टिविटी है जो हम सीएलटी में यूज करते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ओके। सी वाला हमारा नहीं होगा, हम ड्रिलिंग पे बहुत ज्यादा फोकस, रिपीटिशन पे और प्रैक्टिस पे फोकस इतना नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द मेन एम ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज, रेमेडियल टीचिंग का मेन एम क्या है, टू आइडेंटिफाई द एटीट्यूड एंड वैल्यूज इन द स्टूडेंट्स, टू डायग्नोज ऑल द लर्नर्स वेल, टू हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स इन देयर एक्सप्लोरेशन, या फिर टू रेक्टिफाई स्टूडेंट्स स्पेसिफिक एरिया। क्या मेन एम होता है, आपसे पूछा गया है रेमेडियल टीचिंग का लक्ष्य। तो सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडियल टीचिंग का एस्पेक्ट है कि आप वहां पे बच्चे की लर्निंग गैप को क्या करते हो, रेक्टिफाई करते हो। रेक्टिफाई का मतलब है कि आप वहां समाधान कर रहे हैं, आप वहां पे क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं बच्चे की लर्निंग, किसको, गैप को रिमूव कर रहे हैं। जब आप गैप्स को रिमूव करते हैं, दूर करते हैं, वो आपका रेमेडियल टीचिंग का मेन एम होता है, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हमारा बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सो यहाँ पे आपको फैलेसी बतानी है और ये क्वेश्चन आपका रीट में पूछा जा चुका है, रीट 2017 का क्वेश्चन है शायद ये, ठीक है। तो आपको बताने क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन है कि पीपल हु बाय स्टॉक आर नो डिफरेंट फ्रॉम पीपल हु बेट ऑन हॉर्स रेसिंग। अब यहाँ क्या किया जा रहा है, फर्स्ट लाइन पढ़ करके हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल, ठीक है, मतलब दो लोगों के बीच में आप कंपेयर कर रहे हैं, दोनों लोग अलग अलग है। कुछ लोग हैं जो स्टॉक्स बेचते हैं, कुछ लोग हैं जो हॉर्स रेसिंग में बेट लगाते हैं, यानी शर्त लगाते हैं।
अब कहा गया कि ये जो दोनों लोग हैं ना, वो रिस्क, अपनी मनी को बहुत ज्यादा रिस्क पे डालते हैं लिटिल प्रॉफिट के लिए। तो देखो यहाँ पर ना कंपैरिजन तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। मतलब आप मार्केट से कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, आप मार्केटिंग में आप स्टॉक की बात कर रहे हैं, और आप दूसरी तरफ शर्त की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फैलेसी है हमारा? फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी है। ठीक है, मैंने बताया था कि जहां भी आपका कंपैरिजन हो जाए, एनालॉजी का मतलब ही यही होता है कि आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों के बीच में, जो कि आपस में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं होती हैं। ठीक है, कंपोजिशन क्या होता है कि जो चीज पार्ट्स के लिए सच है ना, वो चीज होल के लिए सच हो, होल पर अप्लाई हो, वो आपका कंपोजिशन है। हम यहाँ पे पार्ट्स की बात करते हैं, मतलब अगर आप कोई भी चीज देखोगे तो वो पार्ट्स में देखोगे। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स की बात हम करते हैं। ठीक है, हेस्टी जनरलाइजेशन का मतलब है कि आप एक एविडेंस, आपके सामने एक एविडेंस था, एक आपके सामने एग्जाम्पल था, उसको आपने सब पर ही लागू कर दिया, जनरलाइज कर दिया, वो आपका हेस्टी जनरलाइजेशन होता है। इक्विवोकेशन कब होता है? जब हमारे दो वर्ड्स के बीच जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, तब ऐसी फैलेसी हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी का करेक्ट आंसर हमारा होगा। अगला क्वेश्चन है, दिस साउंड रिप्रेजेंटेड बाय। अब ये जो साउंड है, ये किस वर्ड में आपको देखने को मिलती है, वो आपको बताना है। ठीक है, अब अगर आपको इसकी हिंदी पता है और अगर आप इनको प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा है, आप इनको बोल लेते हैं, तो आप इजिली कर लोगे। ठीक है, अब ये जो साउंड है, ये हमारा होता है आ के लिए। ठीक है, आ। तो अब कौन से वर्ड में आ की ध्वनि है वो देख लो। बॉय, तो बॉय में तो आ की ध्वनि है ही नहीं। ठीक है, बॉय बेसिकली आपका डिप्थोंग है, जो इस तरह से ऐसे दिखाता है, ये आपका बॉय के लिए होता है, ये डिप्थोंग है, ये नहीं होगा। सिंग, तो सिंग में आपका ये वाला कुछ ऐसे करके होता है। ठीक है, न और ग वाला, ये भी नहीं है। दैट में द आ रहा है, यानी कि ये कुछ द वाला कैसा था, ऐसे करके था, ये आपका द के लिए होता है। अब बचा क्या? डी वाला, यानी कि हार्ट। ये क्या है? हर्ट नहीं होता, हार्ट होता है। तो हार्ट में हमारा आ का ध्वनि आ रही है, आ की। तो अगर मैंने क्या बोला कि अगर आपको इसकी हिंदी मालूम है तो आप बहुत जल्दी इसको कर लोगे। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हमारा इस प्रश्न के लिए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश? इंग्लिश के अंदर वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए फटाफट से, क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वॉइस्ड की संख्या कितनी है? 15 है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, 15 आपके वॉइस्ड होते हैं और 9 जो है वो आपके क्या होते हैं? वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। अगर आपसे वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स पूछेगा तो आपका आंसर क्या बना? 9। और अगर आपसे वॉइस्ड पूछा, जिनमें ध्वनि हो रही है, ध्वनि का उच्चारण है, वो 15 होते हैं। टोटल हमारे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? टोटल पूछेगा तो 24 हैं। 12 क्या होते हैं भाई? 12 हमारे मोनोफ्थोंग्स होते हैं। ठीक है, ये पूछा जा चुका एग्जाम में। मोनोफ्थोंग्स की संख्या 12 है इंग्लिश में, जिसे हम प्योर वॉवल्स भी कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम सिंगल वॉवल्स भी कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, ये सब फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन वी यूज मॉडल। ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए कौन सा मॉडल यूज किया जाता है? सो आई होप कि अभी तक आपने इसको देख लिया होगा। ऑब्लिगेशन आपको बताना है कौन सा मॉडल हम यूज करते हैं जब हमें किसी से, बेसिकली आप कर्तव्य की बात कर रहे हैं, है ना, आप किसी के कर्तव्य की बात करें कि भाई तुमको ये करना ही करना है ना, आपकी कर्तव्य को दिखाया जा रहा है, तो आपसे एकदम कहा गया कि भाई करो, है ना, तो वो आपका क्या है? मस्ट। उस केस में हम मस्ट का यूज करते हैं कि भाई तुम्हें करना है तो करना है, हमें ये कानून का पालन करना है तो करना है। तो वहां पे आपकी एक ऑब्लिगेशन को दिखाया जाता है। ठीक है, बेसिकली मॉडल्स का यूज हम बहुत सारे सिनेरियोज में कर सकते हैं। मे का यूज हम परमिशन लेने में करते हैं, पॉसिबिलिटी को शो करने में करते हैं। हमें किसी से फॉर्मली परमिशन लेना तो हम मे का यूज करते हैं, जैसे कि मे आई कम इन। कैन का यूज भी हम परमिशन लेने में कर सकते हैं, लेकिन वो इनफॉर्मल वे में हम ज्यादा करते हैं। कैन का यूज हम और भी बहुत सारी चीजों में, पॉसिबिलिटीज में भी कर सकते हैं। शुड का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी को एडवाइस बेसिकली हम दे रहे हैं। बहुत सारे केसेस में हम इन मॉडल्स का यूज करते हैं। ठीक है, सो गाइज मैंने इसकी भी वीडियो बनाई है, अगर आपको देखनी है तो आप जरूर देखिएगा चैनल पर। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस रीड इंग्लिश के नाम से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ बी आंसर हमारा करेक्ट होगा। अगला देखते हैं। 18 क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द ऑड वन। अब आपको ऑड वाला जो बताना है, जो अलग है बाकियों से, उनको बताना है क्या होना चाहिए।
तो पढ़ लेते हैं। अगर आप इसको पढ़ोगे ठीक से तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे लास्ट कॉन्सोनेंट साउंड की, जो साउंड की रिपीटिशन है या जो वॉवल साउंड है, सेम वॉवल साउंड वाले वर्ड्स वाले क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ देखना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। सब फर्स्ट लिखा है चर्च, चर्च, मैच, फिर ये आपका पैट्रियार्क और फिर हैच। तो जब मैंने पैट्रियार्क बोला तो यहाँ पे च की ध्वनि नहीं आई, बाकी में चर्च, मार्च, हैच, च आ रहा है, लेकिन पैट्रियार्क में क की ध्वनि कहीं ना कहीं इधर आ रही है CH से। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बना ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडेशन इन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। इंग्लिश में एक प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन होता है, वहां पर आपसे ग्रेडेशन का मतलब पूछा गया है। सिलेक्शन होगा, ग्रुपिंग होगा, सीक्वेंसिंग होगा या फिर मेक द सब्जेक्ट मैटर रिजिड होगा। कोड के अकॉर्डिंग आंसर करना है, क्या होना चाहिए, 1 2 3 होगा, 2 3 4 होगा, 2 3 होगा या फिर सारे ही राइट हैं। ग्रेडेशन में क्या शामिल होता है, तो ये क्वेश्चन मैं कल भी डिस्कस कर चुकी हूँ जब मैंने प्रिंसिपल्स वाला सेशन लिया था। वहां पे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ग्रेडेशन जब हम करते हैं, यानी कि आपने कोई चीज क्या कर ली, पहले सेलेक्ट कर ली, ये आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ग्रेडेशन में आप क्या करते हो, सिलेक्शन के बाद आप चीजों को या तो ग्रुप से लगाते हो, ग्रुपिंग करते हो, या तो आप उसको सीक्वेंस में लगाते हो कि आपको कैसे सिखाना है, इजी टू डिफिकल्ट सिखाना है, आप लेवल के अकॉर्डिंग सिखाते हो। तो यहाँ पर दो चीजें शामिल होती है, ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग, ठीक है। रिजिड नहीं होगा, हम कभी भी कठोर नहीं बनाते हैं किसी चीज को, रिजिड एकदम फिक्स नहीं बनाते हम सब्जेक्ट को, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 and 3 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम यहाँ जाएंगे, ठीक है। सो गाइज ये हमारे 19 क्वेश्चन हो चुके हैं और अब हम देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन 20, ठीक है। चलिए 20 क्वेश्चन का बताना है आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है ये, और देखते हैं आप इसको कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है कि सुनीता इन एडिशन टू हर फ्रेंड्स डैश accused of not telling the truth in the court of law। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए राइट आंसर, कौन सी वर्ब आएगी, क्या आएगा, आर आएगा, वॉज या वर या हैव। तो देखो यहाँ पर आपका एक वर्ड यूज किया गया है इन एडिशन टू। तो जब भी हम इन एडिशन टू, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, विद वाली या इन एडिशन टू, ये सब जब हम यूज करते हैं तो जो भी हमारा आंसर होता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। जो भी आंसर होगा वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर ये जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है और जो सुनीता है वो सब्जेक्ट 1 है। तो हमारा आंसर किसके अकॉर्डिंग आएगा, सुनीता के अकॉर्डिंग आएगा। एंड यहाँ पे पास्ट फॉर्म की बात की गई है तो हम यहाँ पे वॉज लगा देंगे, ठीक है, वॉज एक्यूज्ड हो जाएगा। तो यहाँ बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। ओके सो गाइज ये थे हमारे 20 क्वेश्चन आज के। आई होप आपको आज के सेशन से रिवाइज हो गया होगा, काफी नई चीजें समझ आई होंगी। एंड सेशन आपको कैसा भी लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, आपका फीडबैक बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए और मुझे इसकी जरूरत भी है। सो सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। पहली बार चैनल पर है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरह की वीडियोस के लिए, ठीक है। सो चलिए फिर सेशन को अब हम एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले सेशन में, ठीक है। थैंक यू।